हेलो नमस्कार साथियों। फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी 2022 का एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, वीडियो नंबर 17 है और जीएस प्लस साइंस के इसमें टॉप 20 क्वेश्चंस मिलेंगे और ये क्वेश्चंस वे हैं जो 20 सालों से लगातार बार बार पूछे जा रहे हैं और साथियों सारे क्वेश्चंस आपको पूरे एनालिसिस के साथ में मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज होना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम का होना बहुत जरूरी है हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए। और जानते हैं इसके बारे में जितने भी फैक्ट बनेंगे उन सब के बारे में भी। तो देखिए, पोटेशियम हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान इन दोनों के कार्यों को संचालित करता है। बात करें मांस, मछली, अनाज, फल और सब्जियां, इन सभी में अर्थात ये सभी पोटेशियम के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। किसके? पोटेशियम के। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जीव विज्ञान का जनक कौन है? तो जीव विज्ञान का जनक है ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु। यहां पर आप डी कर लीजिए ऐसे, ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। बात करें बाकी और की भी तो फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, इसके पिता कहे जाते हैं कौन? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। जबकि फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स अर्थात आधुनिक भौतिकी के पिता माने जाते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। फादर ऑफ फिजिक्स की बात करें तो ये थे आपके आइजैक न्यूटन और गैलीलियो। जबकि फादर ऑफ केमिस्ट्री कहे जाते हैं एंटोइन लेवोजियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि रजिया सुल्तान से संबंधित गलत कथन बताइए। आपको रजिया सुल्तान से संबंधित इन कथनों में से एक गलत कथन का चयन करना है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान का उत्तरवर्ती शासक रुकनुद्दीन फिरोज शाह था। यह आपका गलत है, गलत विकल्प है। सही क्या है? रजिया सुल्तान का उत्तरवर्ती शासक था कौन? यहां पर देखिए, मुइजुद्दीन बहराम शाह। जानते हैं इसके बारे में। तो रजिया सुल्तान आप जानते हैं इल्तुतमिश की पुत्री थी और ये गुलाम वंश की 5वें नंबर की शासक थी। बात करें इनके शासनकाल की तो 1236 से 1240 ईस्वी तक ये दिल्ली सल्तनत पर इन्होंने शासन किया था। और इनसे पहले जो शासक था वो था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। आपसे विकल्प में था कि उत्तरवर्ती, जबकि ये पूर्ववर्ती था, इनसे पहले था। और उत्तरवर्ती अर्थात इनके बाद में शासन था मुइजुद्दीन बहराम शाह का। रजिया सुल्तान मुस्लिम एवं तुर्की इतिहास की पहली महिला शासिका थी। ये आपका बार बार पूछा जाता है। स्पेशल फैक्ट जितने भी सभी को याद रखिएगा। निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? डाउन्स, वेल्ट्स, स्टेपीज या फिर प्रेरीज? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, स्टेपीज। तो विश्व के प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं? यहां देखिए ध्यान से। प्रेरी ये कहाँ पाए जाते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। जबकि पंपास आपके अर्जेंटीना में या फिर कह सकते हैं दक्षिण अमेरिका के में भी। दक्षिण अमेरिका ये आपका कहाँ है? अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ही है। वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में। जबकि डाउन्स की बात करें तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपीज एशिया में, खासकर रूस और चीन के मंचूरिया एरिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु दाब सबसे कम कहाँ होता है? शीत ऋतु में, बसंत में, शरद में या फिर ग्रीष्म ऋतु में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम वायु दाब होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती है, जिससे क्या होता है कि हवाएं गर्म होती है और गर्म होने के कारण वो हल्की हो जाती है और हल्की होती है तो वो ऊपर उठने लगती है। और इस घटना से ही क्या होता है कि निम्न वायु दाब अर्थात लो एयर प्रेशर का निर्माण होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है। और इसके कारण से तापमान और वायु दाब में जो क्या है मानते हैं कि प्रतिलोम संबंध होता है। कह सकते हैं कि जो तापमान और वायु दाब है इनमें दोनों में प्रतिलोम संबंध है, अर्थात तापमान बढ़ेगा तो वायु दाब कम होगा और वायु दाब बढ़ेगा तो तापमान कम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? जबरदस्त क्वेश्चन फ्रेंड्स सारे के सारे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 40। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के जो अनुच्छेद 40 है इसमें ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किया गया है। और नीति निर्देशक सिद्धांत ये क्या है? ये न्यायालय के वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है अर्थात न्यायालय में इन पर बहस नहीं हो सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पहले सूचना देना आवश्यक है? 7 दिन, 14 दिन, 21 या फिर 30 दिन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन। देखिए यहां पर इसको 14 दिन कर लीजिए। कम से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी भी सदन द्वारा उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है, किसी भी सदन में। परंतु इसके लिए क्या होता है कि राष्ट्रपति को
कम से कम 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाती है, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। और अनुच्छेद 61 अर्थात आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध किससे है? भाई साहब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य से। जो ABC सूचकांक है इसका संबंध है स्वास्थ्य से। और याद रखिएगा इसका अर्थ क्या है? अर्थ है इसका शिक्षकों एवं बालकों की उपलब्धियां सूचकांक। इस सूचकांक के द्वारा उत्तरजीविता, टीकाकरण, पोषण एवं स्कूल जाने के ये 4 जो संकेतक होते हैं, इनके औसत के आधार पर ही बच्चों के विकास का आकलन किया जाता है। याद रखिएगा ABC सूचकांक का संबंध किससे है? स्वास्थ्य से है, जिसका अर्थ है शिक्षकों एवं बालकों की उपलब्धियां सूचकांक। आगे बढ़ते हैं। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार का रेगिस्तान या फिर बंगाल की खाड़ी? आप विकल्प देखकर समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट। देखिए किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतु एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। ये आपको जानना बहुत आवश्यक है। और भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे अधिक जो संपन्न 2 प्रमुख स्थल है वो कौन कौन से हैं? पश्चिमी घाट है और पूर्वी हिमालय है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? नामदाफा, जिम कॉर्बेट, दुधवा या फिर गुइनडी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान था। और देखिए स्पेशल फैक्ट्स पूरा बताएंगे आपको। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत एवं एशिया के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गवर्नर हैली के नाम पर सन 1936 में नैनीताल में हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से स्थापित किया गया था। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया था। उसके बाद पुनः कब 1957 ईस्वी में इसका नाम महान प्रकृति प्रेमी कौन थे? जिम कॉर्बेट, इनके नाम पर कर दिया गया था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विम कड़फिसेस ने। किसने? विम कड़फिसेस ने। और भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रथम नियमित उपयोग के लिए सर्वप्रथम किसने? विम कड़फिसेस ने ही करवाया था, पहला जो प्रचलन था। और यह क्या था? यह शैव मत का अनुयायी था। यह भगवान शिव को मानने वाला था। और इसके कुछ सिक्कों पर देखा जाए तो शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति भी मिलती है। और उसने महेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। किसकी? महेश्वर की। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खान का मूल नाम था ऑप्शन नंबर सी, तैमूचिन। याद रखिएगा क्या था? तैमूचिन। चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनो नदी, किस पर? ओनो नदी के निकट हुआ था। और इसका वास्तविक नाम या फिर प्रारंभिक नाम था तेमुजीन। कहीं कहीं तेमुजीन भी कहते हैं इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक किस पर आधारित है? मोस्ट इंपोर्टेंट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सन्यासी विद्रोह पर। जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। वंदे मातरम जो गीत है वो बंकिम चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। और इसकी जो कृति का कथानक है वो किस पर है? सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। सन 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही इसे पहली बार गाया गया था। पहली बार गाया गया था किसे? वंदे मातरम गीत को, जो कि आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने यह वक्तव्य दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नेरोजी ने। तो देखिए राजा जनता के लिए बनी है, जनता राजा के लिए नहीं बना है। और यह राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दादा भाई नेरोजी ने ही यह वक्तव्य दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नागपुर अधिवेशन में। कांग्रेस ने सन 1920 के नागपुर अधिवेशन में पहली बार रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता पूछा है किसने की थी? तो विजय राघवाचार्य ने इसकी अध्यक्षता की थी, सम्मेलन की, जो हुआ था 1920 में नागपुर में। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट।
तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एस चंद्रशेखर ने दी थी ब्लैक होल की सबसे पहले जानकारी। तो ब्लैक होल क्या है? ये ऐसा खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। और भारतीय अमेरिकी खगोलविद थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिसे हम एस चंद्रशेखर भी कहते हैं। चंद्रशेखर सीमा के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए जाने जाते हैं। और सिद्धांत के अनुसार सफेद बोने तारे एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद अपने भार में और अधिक वृद्धि नहीं कर सकते और अंततः वे क्या हो जाते हैं? ब्लैक होल या फिर कृष्ण छिद्र बन जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यदि आपको क्वेश्चंस में दम लगता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एस.बी. देसाई ने किया था। गोबर गैस जो इसका उत्पादन है और अपशिष्ट निर्माण की जो पर्यावरण मित्र तकनीकी है, ये क्या? गोबर गैस प्रणाली। और इसके प्रयोग से ग्रामीण ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जाता है। तो ये बड़ी अच्छी एक तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, क्योंकि प्याज निष्कासित करती है क्या? सल्फोनिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल, एमिनो अम्ल या फिर कार्बनिक अम्ल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सल्फेनिक अम्ल उत्सर्जित करती है प्याज जब उसके छिलके उतारते हैं, इसलिए हमारे आंख में आंसू आते हैं। प्याज काटने पर सिंथेस नामक एक एंजाइम निष्कासित होता है और यह एंजाइम प्याज में उपस्थित सल्फॉक्साइड को सल्फेनिक अम्ल में बदल देता है। यह क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में कई बार पूछा गया है और यह पीसीएस के 2007 के एग्जाम में भी पूछा गया था। और प्याज में पाया जाने वाला सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसके कारण ही प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प ए। तो लाल रुधिर में, अर्थात जो लाल रुधिर होता है उसमें हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन ये क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है, आवागमन कराता है ऑक्सीजन का शरीर में। और रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रुधिर कणिकाओं के कारण ही होता है रक्त का लाल रंग। ये भी आपका कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का अंतिम प्रश्न है कि जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? आवासीय प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, अत्यधिक दोहन या फिर प्राकृतिक आवासीय विनाश। तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो लगभग सभी कारण है, लेकिन आपसे यहाँ प्रमुख कारण पूछा गया है। तो सबसे अधिक प्रमुख कारण है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक आवासों का विनाश। सबसे अधिक ये कारण है किसका? जैव विविधता के कम होने का। और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, औद्योगिक उत्पादन और नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक आवासों का लगातार विनाश किया जा रहा है, इनको समाप्त किया जा रहा है। और यही जैव विविधता के कम होने का भी सबसे प्रमुख कारण है। चलिए, तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसे लगी आप बताइएगा जरूर। यदि अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और कभी कोई सुझाव है तो कमेंट करके हमें बताना जरूर। अपने सभी दोस्तों में ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। यदि फ्रेंड्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट और दमदार धुआंधार वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।